अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करते हैं और पोर्टफोलियो डिजाइन करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए और एक सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स किस तरीके से पोर्टफोलियो डिजाइन करता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। किस तरीके से एक सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो अपना पोर्टफोलियो बनाता है और किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए पोर्टफोलियो बनाने से पहले। आज हम समझेंगे कि हम अगर अपना एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, प्रो टाइप इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, जो एक सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स या हाईली एजुकेटेड इन्वेस्टर्स बनाता है या एक रैशनल इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए पोर्टफोलियो डिजाइन करने से पहले। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जिसे बोलते हैं, और इसको मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हम समझेंगे, जो पूरे वर्ल्ड के फंड मैनेजर यूज करते हैं। जो वर्ल्ड के सभी फंड मैनेजर इस थ्योरी को फॉलो करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे रिस्क के अकॉर्डिंग अपना रिटर्न इंक्रीज किया जाए। अगर हम अपने लेवल ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ रिटर्न क्यों रिक्वायरमेंट जरूरी होता है, किस तरीके से, क्या है पोर्टफोलियो मॉडल थ्योरी, कि मॉडल पोर्टफोलियो थ्योरी क्या है और इसे कैसे। एवरी इन्वेस्टर्स वांट टू मैक्सिमाइज रिटर्न। हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल में ये 100 रुपए का मेरा 500 रुपए हो जाए। लेकिन ये अचीव कैसे किया जाए इसके बारे में वह कैलकुलेट नहीं करता। तो एवरी इन्वेस्टर्स वांट टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स व्हाइल मिनिमाइजिंग रिस्क। लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहता और रिस्क को मिनिमाइज नहीं करना चाहता। तो रिस्क को मिनिमाइज करते हुए कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यह डिस्कस किया गया है पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन हेल्प्स चूज टू बेस्ट, यह आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज करने के लिए प्रेरित करता है या फिर डिजाइन करता है कि किस तरीके से आप अपना बेस्ट पोर्टफोलियो चूज कर सकते हो, जिसमें अपना आप रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके और रिस्क को मिनिमाइज कर सके। क्या एक्सप्लेन करती है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एक्सप्लेन करती है इन्वेस्टर्स एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है जिससे वह अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके और अपने रिस्क के लेवल के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके। किसने डेवलप किया था? हैरी मार्कोविज ने, एक इकोनॉमिस्ट है जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को डेवलप किया था। यह स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो थ्योरी के गॉडफादर हैं, जिन्होंने हैरी मार्कोविज, जिनका पोर्टफोलियो थ्योरी आज भी प्रॉपर फॉलो किया जाता है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को डेवलप करने के लिए। जैसा कि इसमें मेंशन भी है कि इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी डेवलप करने के लिए। इस थ्योरी में क्या दो चीजें हैं जो उन्होंने कंबाइंड किया है? उन्होंने कहा है कि डू नॉट इन्वेस्ट ऑल मनी इन ए सिंगल एसेट। आपको कभी भी सिंगल एसेट में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पूरा पैसा आपको स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर आप रिस्की एसेट में डाल रहे हो। या कि आप पूरा 100 रुपीज को एफडी फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालना चाहिए। आपको डिफरेंट डिफरेंट एसेट को कंबाइन करना चाहिए, जिससे आपका ओवरऑल रिस्क, पोर्टफोलियो का रिस्क भी रिड्यूस होगा और आपका रिटर्न इंक्रीज होगा। इन्वेस्टिंग में टू कॉन्सेप्ट है, एक रिस्क, एक रिटर्न। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को आपको कैलकुलेट करना जरूरी है, कि अगर आप करंट में या कि पास्ट में रिटर्न 10% था, लेकिन आने वाले समय में हमें कितना परसेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर में, तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के थ्रू। रिस्क कहलाता है वोलेटिलिटी, कि आपका रिटर्न कितना वोलाटाइल रहेगा। क्या 10% आपका एसेट ओनली पॉजिटिव ही रहेगा कि नेगेटिव भी हो सकता है? तो रिस्क मैनेज करते हैं वोलेटिलिटी के थ्रू। इन्वेस्टर हमेशा हायर रिटर्न चाहता है, लेकिन उसके साथ रिस्क को कैसे कंट्रोल करें, इस थ्योरी के थ्रू आप अपने रिटर्न को हायर रिस्क के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मीनिंग होता है डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन मींस इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल एसेट। जब आप मल्टीपल एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो बनता है वो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनता है, जिससे कि आपका रिस्क एवं रिवॉर्ड रेशियो
मिनिमाइज होता है, आपका रिस्क मिनिमाइज होता है और रिटर्न इंक्रीज होता है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। अगर मान लीजिए कोई एसेट एक पुअरली परफॉर्म करती है तो अनदर एसेट अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे कि आपका जो एवरेज रिटर्न होता है वह एक अच्छा रिटर्न होता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर आपने पूरा पुअरली एसेट पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका कहीं ना कहीं रिटर्न काफी डाउन हो गया, या कि आपने परफॉर्मिंग एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हो सकता है, लेकिन यह कंडीशंस बहुत कम होती है। इसलिए आप अपने रिस्क को मैनेज करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब होता है, इनको इन सभी टॉपिकों को आगे हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज हम बेसिकली मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की थी पोर्टफोलियो कैसे बनाती है। क्योंकि करंट सिचुएशन में मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। यूएस ईरान एवं इसराइल की वॉर की वजह से जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से आज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने यह टॉपिक लाया हूं कि आप मॉडर्न पोर्टफोलियो के थ्रू करंट में अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डिसीजन ले सके, जिससे कि आपका रिस्क मैनेज रहे। कोरिलेशन का मतलब होता है कि आपकी एसेट किस तरीके से कोरिलेट करती है आपकी अदर एसेट से। जैसे कि मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक बाय किया और आपने गोल्ड बाय किया, तो आपका एचडीएफसी बैंक और गोल्ड का क्या कोरिलेशन है। अगर एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म करेगा तो क्या गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, या एचडीएफसी बेकार परफॉर्म करेगा तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कोरिलेशन कितना है, कोरिलेशन होता है 0 - 1 से 1 तक कि कितना एसेट के बीच में कोरिलेशन है। हायर कोरिलेशन मतलब सेम डायरेक्शन, लो कोरिलेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शंस। लो और निगेटिव कोरिलेशन हेल्प रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क। अगर लो कोरिलेशन है दो सेट के बीच में या नेगेटिव कोरिलेशन है तो वह आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्क को रिड्यूस करता है। जैसे एचडीएफसी एवं गोल्ड का कोई कोरिलेशन नहीं है, लगभग निगेटिव कोरिलेशन है। तो अगर एचडीएफसी बैंक का डाउन होगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड का प्राइस डाउन होगा, गोल्ड का प्राइस अप होगा। तो आपका ओवरऑल जो रिस्क होगा वो रिड्यूस हो गया। जो आपको एचडीएफसी बैंक में लॉसेस हो रहा है वह गोल्ड आपको अर्न करके दे रहा। इफिशिएंट फ्रंटियर वर्डिंग में एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना हाईएस्ट रिटर्न दे ईच लेवल ऑफ रिस्क पे, एवरी लेवल ऑफ रिस्क पे। मान लीजिए रिस्क 10% है, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा 15%। सो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन का पोर्टफोलियो बने ही नहीं। अगर आप रिस्क 11% इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो 16.5% का रिटर्न देने चाहिए, क्योंकि 10% के रिस्क पे आपका पोर्टफोलियो 15% का रिटर्न दे रहा। तो जितना लेवल ऑफ रिस्क आप इंक्रीज करेंगे आपको उतना लेवल का ही रिटर्न लेना चाहिए। यह इफिशियंट फ्रंटियर कहलाता है। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, जो सबसे अच्छा पोर्टफोलियो होता है, ऑप्टिमल मतलब सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो, वह इफिशियंट फ्रंटियर का पोर्टफोलियो होता है, जिसमें क्या होता है रिस्क एवं रिटर्न, जिसमें रिस्क एवं रिटर्न का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, वह पोर्टफोलियो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहलाता है। इसमें जो एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो का रिटर्न का है वही आरपी मतलब सिग्मा वेट इनटू रिटर्न ऑफ एसेट्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आरबीआई आरबीआई का जो बॉन्ड है 10 ईयर का हुआ 6.5% का रिटर्न दे रहा। और जो इंडिया के निफ्टी स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, स्टॉक मार्केट में मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का है रिटर्न है वो है मान लीजिए 12%। आपका जो, अगर आप इन दोनों में 50-50% इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न कितना होगा, अगर आता है तो 12 + 6.5 मतलब 18.5। लेकिन अगर आपका टारगेट है यह रिटर्न हमारा 12% आए और मुझे मेरा रिस्क कम हो जाए, अभी मैंने मान लीजिए इसमें अगर 50-50 रिटर्न करते हैं तो मान लीजिए इसका एसडी मान लीजिए 5 है और इसका एसडी 20 है, तो ओवरऑल जो आपका एसडी हुआ वो 12.5% का हुआ। अब आप उसका 10% एसडी करना चाहते हैं तो आप इसमें बॉन्ड में एलोकेशन इंक्रीज कर देंगे। अभी 50% है, आप 75% कर सकते हैं। इसमें कितना 25 कर सकते हैं। तो आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क कम हो जाएगा और आपका रिटर्न भी 12% हो जाएगा। ये होता है पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेशन। पोर्टफोलियो का रिस्क डिपेंड करता है एसेट की वोलेटिलिटी पे और कोरिलेशन बिटवीन टू एसेट पर, कि दो एसेट के बीच में कोरिलेशन कैसा है जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या बेनिफिट है, या इन्वेस्ट रिड्यूस करता है रिस्क को, इनकरेज करता है डाइवर्सिफिकेशन को कि आप डाइवर्सिफाई करें, और हेल्प करता है आपके एसेट एलोकेशन को जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकें। इसमें एक लिमिटेशंस है क्योंकि हम इसमें बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा यूज करते हैं। हम हर इन्वेस्टर को एक रैशनल इन्वेस्टर समझते हैं, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर समझते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मार्केट कंडीशंस में चेंज, मार्केट कंडीशन एवरी टाइम सेम नहीं होती जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में हेल्प करती है
बिल्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और बैलेंस रिस्क एवं रिटर्न फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म में हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे, उसको बैलेंस करती है। इसमें मान लीजिए आप अपना पोर्टफोलियो इस कंडीशंस में कैसे बनाएं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है नंबर ऑफ एसेट। मान लीजिए आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 10 लाख का। एक एग्जांपल के तौर पर विशेषकर आपका किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहे। फर्स्ट, अगर आप मान लीजिए आपकी एज है 30, तो आप इसमें 70% इक्विटी, 15% गोल्ड, 10% ETFs, 10% ETFs और 5% रियल एस्टेट। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब जो ये 70% इक्विटीज का, तो इसमें विशेषकर 3 ग्रुप की कंपनियां होती हैं। लार्ज कैप, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। सेकंड, मिड कैप। थर्ड होती है स्मॉल कैप। आपका जो, चूंकि आपकी एज अभी कम है, आप हायर रिस्क ले सकते हैं। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी, इनमें हायर रिस्क है, तो इसमें आप कितना डाल सकते हो? 30%। मिड कैप, मिड रेंज की कंपनियां जो स्टेबल हैं, जिनका प्रॉफिट ग्रोथ सही है, आने वाले हायर ग्रोथ रेशियो है, उसमें कहलाती है मिड कैप, इसमें 20% और इसमें 20% लार्ज कैप में। तो इस तरीके से, या कि इसमें 25%, इसमें 15% स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपकी एज 55 है तो यह पूरा चेंज हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 10%। इसमें मैंने एक चीज कैलकुलेट नहीं करी है, आपका 10 to 20% बॉन्ड मार्केट में होना चाहिए। इसमें अगर आप डाल रहे हैं 70% इक्विटी में, 15% बॉन्ड मार्केट में, 10% गोल्ड एवं सिल्वर कमोडिटी में और 5% ETF वगैरह में, इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो यहाँ बॉन्ड मार्केट में भी 15% होना चाहिए। यह एक बेसिक पोर्टफोलियो कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाया जाता है। सेकंड थिंग, अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो चूंकि करंट में काफी वोलाटिलिटी है, अगर आप कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए HDFC बैंक आप बाई करना चाहते हैं, तो इससे कंडीशंस में हमेशा मैक्सिमम पैसा, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आप लार्ज कैप स्टॉक में ही बाई करें, या मिड कैप, क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स जिनको लगता है, आपको आपने रिसर्च कर रखी है, जो हो सकता है आने वाले समय में 20% मिनिमम ग्रोथ रेट हो और मिनिमम 10 to 15% लार्ज कैप में ग्रोथ हो, ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। मान लीजिए आपको HDFC बैंक में पैसे डालने हैं, आप मान लीजिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी करंट में आपका वन डे आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आप 20% फंड पैसा डालिए, उसके बाद स्टॉक और डाउन होता है, देन आप 20%, देन आप 20%, देन आप 20%। आपका इसमें प्राइस कॉस्ट एवरेजिंग हो भी जाएगी और आप प्रॉपर अपना रिस्क मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि अभी इस कंडीशंस में आपको पता नहीं कि मार्केट कितना डाउन आ सकता है, इसलिए हमेशा कभी भी बल्क में पैसा एक बार में ना डालें। आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आप एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना सकें और अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। आज हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को समझा है और किस तरीके से वो करती है। तो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन क्या है, आप अपने रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इन चीजों को हमने डिटेल में समझा है। अगर आप इन्हें समझकर अप्लाई करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे अनदर इन्वेस्टर से, जो इन चीजों का, इन बातों का ध्यान में नहीं रखता। मेरा हमेशा से यही कहना है कि हमेशा आप लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। स्मॉल कैप स्टॉक में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो, या मैक्सिमम आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपको मार्केट के बारे में नहीं पता है। आने वाले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने % का आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए, कितने % आप अपना एसेट पर्टिकुलर फंड में डालो, म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में किन किन रिस्क, म्यूचुअल फंड में कौन कौन से रिस्क को देखना एवं मेजर करना आपको भी जरूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।